संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। हमारे साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीति बोरा जी मौजूद हैं। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार सुनीता जी। जी और जी आपके हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। जी। तो बहुत सारी बातें हैं इस बार हम करने जी वाले हैं। आप बहुत अच्छा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेकर आई हैं और साथ में जो इस बार की थीम है वो बहुत ही शानदार है। उसके जी इर्द गिर्द हम बात करेंगे। वैसे पोषण की बातें बहुत सारी हम करते रहे हैं लगातार। तो प्रीति जी, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले इसकी ऐतिहासिक थोड़ा पृष्ठभूमि बताइए, क्योंकि इस बार 80वां ये जी दिवस मनाया जा रहा है। एक जी ऐतिहासिक एक लंबी यात्रा तय की है, 80 जी साल मायने रखते हैं। जी तो कहाँ पहुँचे हैं हम अपने जो भूख के खिलाफ, जो हमारे जो विकासशील देशों के लिए इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। जी तो उसमें आज हम कहाँ खड़े हैं, इस पूरी बातचीत से निकल जी कर आएगा दोस्तों। तो प्रीति जी, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप बताएं। जी सुनीता जी। सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि पूरे विश्व में जो खाद्य दिवस है, जिसको हम इंटरनेशनल फूड डे कहते हैं, विश्व खाद्य दिवस, वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आने वाली 16 अक्टूबर को पूरे विश्व में इस दिवस को मनाया जाएगा। तो शुरुआत इसकी हुई थी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी और उनकी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ही हर साल इस दिवस को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये संयुक्त राष्ट्र के जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन सभी कंट्रीज़ में इसको मनाया जाता है। और अपने अपने देशों में जो इसके सदस्य देश हैं, उन सब में अलग अलग एक्टिविटीज़ को इसमें कंक्लूड किया जाता है। शुरुआत इस दिवस की ऐसे हुई थी कि शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, उसमें यह महसूस किया गया कि दुनिया भर में जो खाद्यान्नों की उपलब्धता है वो काफ़ी कम है। आप सोचिए 1945 का दौर रहा होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम का। तो उस समय खाद्यान्न की उपलब्धता, आप मतलब एक कहते हैं ना फूड सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं, और एक कहते हैं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी भी नहीं थी, मतलब खाद्यान्न की उपलब्धता भी नहीं थी, और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी तो बहुत दूर की बात है, जिसको हम पोषण की उपलब्धता कहते हैं। ओह, और दूसरा गरीबी, बहुत विश्वव्याप्त गरीबी थी। तो लोगों के पास इतना मतलब आर्थिक रूप से वो नहीं था, संपन्न नहीं थे कि लोग खाद्यान्नों को परचेज कर सके। तो एक तरह से ऐसी स्थिति संपूर्ण विश्व में कि लोग भुखमरी से मर रहे थे, गरीबी थी। तो इस दिवस की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि सबको जो है फूड जो है वो अवेलेबल हो सके, अप्रोच बढ़े खाद्यान्नों की, और हर जो देश है वो इस दिशा में कार्य करे, अपने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको जो खाद्यान्नों की उपलब्धता है उसकी दिशा में आगे लेकर जाए, और जिससे कि जो पूरी जनसंख्या है उनकी उसका अपलिफ्टमेंट हो। तो इस उद्देश्य से इस जो है स्थापना दिवस इसको मनाया जाता है। जी और इसके साथ की जुड़ी जितनी संस्थाएं हैं, जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये कुछ इसकी कहते हैं एसोसिएटेड जो भी हम्म संस्थान है, हम्म, जो भी संस्थान इस दिशा में कार्य कर रही है भूख और खाद्य सुरक्षा के मामले को, उन सब के उन सब में जो ये संबंधित है, इन सभी संगठनों द्वारा यह दिवस व्यापक रूप से मनाया जाता मनाया है। जाता है तो जी। ये एक बहुत बड़ा इसको कह सकते हैं एक दिवस है, जिसको पूरे हम्म, विश्व में मनाया जाता है। और आप देखेंगे, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, तो इस सिलसिले में कई बड़ी बड़े देशों में, बड़े बड़े शहरों में, और कई सारे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें काफ़ी कार्यक्रम हो रहे हैं। और जो ग्रास रूट लेवल पे भी अगर हम देखेंगे, तो उसमें भी कई सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो इसमें जागरूकता फैला रही हैं और इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। जी जी जी। जी तो आज के दिन मैम, क्या कहीं पे संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय में, मुख्यालय में कोई कार्यक्रम होते हैं बड़े, या कोई देश इसे होस्ट करता है, क्या ऐसा भी जी, है? बेसिकली जो है एफएओ का जो कार्यालय है जेनेवा में, वहाँ हम्म पे तो इसके कार्यक्रम होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया हम्म कि हम्म जो भी इसके मेंबर कंट्रीज़ होते हैं, उसमें भी इन कार्यक्रमों को मनाया जाता है। तो बेसिकली इसका उद्देश्य यही है। कुछ मैं इसके उद्देश्य के बारे में अगर बताऊं जी कि बिल्कुल। पहला है कि खाद्य और जो कृषि उत्पादन है उस पर हम्म ध्यान केंद्रित करना, हम्म और इससे जुड़े जितने भी प्रयास हो सकते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे,
आपने देखा होगा बायलैटरल टॉक्स होते हैं आपस में, दो देश आपस में मिलकर कुछ कुछ चीज़ें तय करते हैं, नीतिगत बातों पे, नीतिगत जो मुद्दे होते हैं उन पे डिस्कशन चलते हैं। तो जो भी ऐसे चीज़ें जो खाद्य उत्पादन और कृषि उत्पादन को बढ़ाती हैं, उनके प्रयासों को बढ़ावा देना एक इसका पहला मोटो है। फिर जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों में आर्थिक और तकनीकी सहयोग प्रदान करना, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ से अच्छी टेक्निक्स और मॉनिटरी बेनिफिट्स जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको भी प्रोवाइड करवाना, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। दूसरा जो जिसको हम कहते हैं ना वल्नरेबल ग्रुप, संवेदनशील ग्रुप कौन से होते हैं, जैसे महिलाएं हो गई ना, जिनको वाकई अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, खासकर जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपने देखा होगा महिलाओं का रोल बहुत छोटा है या नहीं के बराबर। बड़े बड़े जो नीतियाँ होती हैं या बड़े बड़े जो कार्य होते हैं उनमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ही मिनिमम होता है। अब अगर अपनी कंट्री में देखेंगे तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन आज भी कई लेवल्स पे कम है, ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर के लेवल तक भी आप देखें तो। उन वंचित समूहों को बढ़ावा देना, बच्चों को के पोषण पर ध्यान देना, ये इसका एक मोटो है। और जो भूख की समस्या है विश्व भर में, उसके लिए जागरूकता फैलाना। आज आप देखें जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो देखा होगा आपने ना, वहाँ पे बहुत आज भी भूखमरी एक बहुत बड़ी समस्या है। पोषण की तो अगर हम बात करें वो तो बहुत ही दूर की बात है, भूख ही बहुत बड़ी समस्या, मतलब खाना ही अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक इसका बड़ा मोटो है, उद्देश्य है। FAO ये कोशिश करता है कि जो उसके ऐसे मेंबर्स हैं जो डेवलप्ड हैं, उनसे जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, उनको मॉनिटरी बेनिफिट्स मिले, जिससे कि वो देश भी तरक्की कर सके और वहाँ भी समस्या को अच्छे से टैकल करा जा सके। क्या बात है जी। मैम थीम क्या है इस बार की? अगर देखा जाए विश्व खाद्य दिवस जब से मनाया जा रहा है तब से हर साल इसकी एक थीम होती है। थीम का कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पूरे साल काम करें, उस पे फोकस करें। तो इस बार की जो थीम है वो है हैंड्स इन हैंड्स फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर। मतलब एक अच्छे खाद्य की स्टेटस और एक अच्छे भविष्य के लिए हाथ से हाथ मिलाकर काम करना। क्या बात है। तो आप जैसे थीम से ही समझ रहे होंगे, हाथ से हाथ मिलाना मतलब जितने भी लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने अपने लेवल पे, चाहे वो एक छोटा किसान हो या एक बहुत बड़ी किसी डेवलप्ड कंट्री पे कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन, वो सब आपस में मिलकर अपने अपने लेवल पे क्या क्या काम कर सकता है फॉर बेटर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इस पे ज़्यादा फोकस है। क्योंकि अब आपने देखा है 2025 आ गया, आप सोचो 80वीं वर्षगांठ है इस बार FAO की। तो 80 साल में अगर आप पीछे मुड़ के भी देखें, हमें भी आज़ादी को इतने साल हो गए, तो एक बहुत बड़ी यात्रा हर देश ने तय करी होगी। हम भी अगर देखें तो जब हम आज़ाद हुए तब से लेकर आज हमारी जो खाद्यान्न की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। मतलब आज हम ऐसी कंडीशन में हैं जब हम एक्सपोर्ट करते हैं सीरियल्स का, पल्सेस का, मतलब एक बहुत अच्छी स्टेट पे है कि हम अपने जनसंख्या को भी उचित खाद्यान्न उपलब्ध करा सकते हैं। पा रहे हैं। तो और जबकि अकाल यहाँ भी पड़ा, आप लेकिन हरित क्रांति जैसे अभियानों हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई। और आप देखिए आज चावल और जो ये हैं दालें, इसमें हम सबसे बड़े सबसे बड़े उत्पादक हैं और निर्यातक भी हैं। अब सोचिए वो कंट्री जिसके खुद की जनसंख्या को खाने के लाले पड़ गए थे, आज वो इस स्टेट में है। मतलब मैं ये बात बड़े गर्व से बताती हूँ कि आज हम ऐसे स्टेट में हैं कि हम बाहर सहायता भी देते हैं, एक्सपोर्ट तो करते हैं। एक्सपोर्ट करना तो एक मतलब आप सोचिए वो तो एक बिजनेस हो गया। पर आपने देखा होगा ना, जब कहीं कोई नेबर कंट्रीज में या कहीं कोई बाढ़ आती है या कुछ कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है तो सहायता भी हम देते हैं। तो आज हम इस स्थिति में है कम से कम कि हम किसी को सहायता भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही हर किसी ने अपनी अपनी एक जर्नी तय करी होगी। तो अब ये जो 2025 आ गया है, अब ये स्टेट है कि हम आपस में मिलकर कार्य करें। आज भी ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो भूखमरी से मतलब ग्रसित हैं, तो उनके लिए हम कैसे काम कर सकते हैं अपने अपने लेवल पे। थीम है इस वर्ष की, वो इस बात पे ज़्यादा फोकस करती है कि कैसे एक ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाला किसान, एक घर पे काम करने वाली महिला, एक यूनिवर्सिटी में काम करने वाला एकेडमिशियन और एक सरकार या एक बड़ी सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे अपने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके आपस में कार्य करके एक बेटर फ्यूचर, एक बेटर फूड स्टेटस अचीव कर सकते हैं। इस बार की थीम ये है।
वाह, विश्व खाद्य दिवस के। बहुत शानदार थीम है और आपने बहुत जी अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया है मैम। जी। तो अब हम क्या बात करें आगे के लिए, क्या तैयारी आप करके लाए हैं? मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे इस बार की थीम पे ही मेरा फोकस है कि जी, कैसे-कैसे हम लोग कार्य कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मैं एक पोषण विशेषज्ञ हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें जानती हूँ पोषण के बारे में। हुँ, तो मेरा क्या रोल हो सकता है, या आप जैसे कोई नॉर्मल सिविलियंस हुँ, जिनको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है खाद्यान्नों के बारे में, या फूड और न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी या सिक्योरिटी के बारे में, तो हर कोई कैसे कैसे कार्य कर सकता है, तो हम सब मिलकर कैसे कार्य कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है इस स्टेटस को अचीव करने के लिए, मैं उस पर बात करूँगी। जी, तो सबसे पहले हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपके रेडियो के माध्यम से कई अपने पुराने व्याख्यानों में बताया है कि एक अच्छा बैलेंस्ड और अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस अचीव करने के लिए सबसे पहला आप अपने लोकल खाद्य पदार्थों को चुनें, जो मौसमी और स्थानीय हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से सबसे महंगा फल या महंगी सब्ज़ी खरीदें और आप इंटरनेट पे पढ़ें कि अरे इसमें तो ये कैल्शियम बहुत ज़्यादा है और पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, मैं ये खाऊंगी तो मुझे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। हाँ, होगा उसमें न्यूट्रिशन, पर उसके पैसे भी तो ज़्यादा होंगे। तो हुँ, उसी उसी पैसे में आप अपने स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों में से कई सारे खाद्य पदार्थ ऐसे चुन सकते हो जिनका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होगी और वो एकदम फ्रेश होंगे। फ्रेश में जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट होते हैं वो स्टोर्ड और फ्रीज्ड आइटम में हुँ, उतने नहीं होते। कहते हैं स्टोरेज से और कई सारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है किसी भी फूड प्रोडक्ट की। तो अगर आप अपना मौसमी और स्थानीय खाद्य पदार्थ चुनेंगे तो उससे आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो और अवेलेबल भी होता है, एक गरीब भी अपने खेत पे उगाई हुई सब्जी को आराम से खा सकता है। तो ये एक अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाएगा और आपके पोषण स्तर को भी सुधारेगा। तो सबसे पहला ज़रूरत यह है। फिर है स्वस्थ आदतें अपनाना, मतलब अच्छा भोजन करें। एक बेसिक रूल मैं जो सभी को बताती हूँ कि आपके खाने की थाली ना जितनी कलरफुल होगी उतना ज़्यादा आपको उसमें से न्यूट्रिशनल बेनिफिट होगा। तो खाने में अनाज भी हो, दाल भी हो, सब्जियां भी हों, फल भी हो, एक मील दूध की भी हो, सलाद भी हो और इनफ वाटर भी हो, पानी पीना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये कुछ स्वस्थ आदतें जो अपनानी चाहिए। फिर है डाइवर्सिटी होनी चाहिए, मतलब एक ही तरह का मोनोटोनस खाना नहीं होना चाहिए। आप अपने खाने में वैरायटी लाएं। तो एक वैरायटी लाने से ही हम एक अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस अचीव कर सकते हैं। फिर है फूड सेफ्टी का भी हमने ध्यान रखना है। फूड हुँ, सेफ्टी मतलब बासी खाना नहीं खाना, हाइजीनिक कंडीशन प्रैक्टिस करनी है, हाथ धो के खाना बनाना है, हाथ धो के खाना खाना है, बालों को टाई करना है, गंदे पैरों से नहीं जाना। ये कुछ नॉर्मल बातें जो हम सब आपस में करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। बच्चों के हाथ हमेशा धो के उनको खाना खिलाना है, उनके नाखून हमेशा काटने, अपने भी नाखून काटने हैं। हुँ, ठीक है, ये सब छोटी मोटी ये जो मैम चीज़ें हैं, बातें तो ये नॉर्मल हैं लेकिन ये बहुत हाँ, ज़रूरी ये बातें बहुत हैं। ज़रूरी हैं और ये बहुत हाँ, ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं हमारे हुँ, ये न्यूट्रिशन तो स्टेटस बाकायदा को। स्कूलों में टीचर्स ठीक के है। द्वारा भी बच्चों को बताई जानी हाँ, जब चाहिए। भी कोई बच्चा बीमार होता है तो मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मेरी नज़र सबसे पहले बच्चे के नाखूनों पे जाती है, क्योंकि ओह! जो बच्चा है ना, बच्चा हर चीज़ को आपने देखा होगा, मुँह में नॉर्मल डालता बच्चे की है, टेंडेंसी मुँह में मुँह में डालता डालता है है। और ये एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है हुँ, जर्म्स का माउथ के साथ। हम तो बड़े हैं, हम तो मतलब कतराएंगे, हाथ हमारे गंदे हो, बच्चे के साथ ऐसा नहीं है। और पब्लिक हुँ, प्लेसेस पे आपने देखा होगा बच्चे ऐसा ज़्यादा करते हैं। तो वो एक बिल्कुल। बहुत बड़ी समस्या है। उससे क्या होगा ना, जो न्यूट्रिशन मिल भी रहा होगा वो अवेलेबल नहीं होगा। हुँ, आप बीमार हो जाएंगे तो खाना जो भी है उसका पोषण आपको मिलेगा ही नहीं, फिर आप खाना भी नहीं खा पाएंगे। तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है न्यूट्रिशनल स्टेटस को। बिल्कुल। फिर है फूड लेबलिंग। आपके रेडियो के माध्यम से एक बार मैंने इसमें व्याख्यान भी दिया था। फूड लेबल साक्षर बनना चाहिए। खाने के पैकेट में जो भी आप बाज़ार से लाते हैं उसमें पलट के देखिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है आपके उस खाने में क्या क्या पोषक तत्व हैं, कौन कौन से एलर्जेंस हैं, कब वो बना है, कब वो एक्सपायर हो जाएगा, कौन सी फैक्ट्री में वो बना है, और क्या उसके पास फूड सेफ्टी का लाइसेंस है भी या नहीं है, या वो ऐसे ही चल रहा है। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मानक वाला नहीं होगा खाद्य पदार्थ तो वो मैं 100% तो नहीं कहूँगी, पर हाँ 70-80% वो अडल्ट्रेटेड होगा। वो क्या कहते हैं उसको, मतलब मिलावटी होगा। मिलावटी होगा, इसीलिए वो लाइसेंस नहीं है और इसीलिए वो सस्ता भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि महंगा खाद्य पदार्थ ही क्वालिटी होता है, पर ये एक है, उसको अफेक्ट करने वाला फैक्टर है कि जो लाइसेंस्ड और जो प्रॉपर लेबल वाले खाद्य पदार्थ होते हैं वो हमेशा सेफ टू कंज्यूम होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर है कि आप खाने की बर्बादी कम करें। ये एक फैक्टर है जिससे हम फूड एक गुड फूड स्टेटस अचीव कर सकते हैं। आपको लगता होगा अरे इतना सही तो खाना है, मैं बर्बाद करूंगा तो ये किसको मिल रहा है, वो किसी ना किसी को मिल रहा होगा जो आप खाना अपनी प्लेट में बर्बाद कर रहे हैं। हुँ, खासकर फीस्टिंग
के टाइम पे जब आप किसी पार्टी में जाते हैं, लोग मैंने देखा था भर लेते हैं, फिर एक ड्रम होता है ना जिसमें खाना जाता है, उसमें इतना खाना बर्बाद होता है। मैं एज अ पर्सन आपको बताऊँ, मेरा बहुत उस समय मतलब मन खराब होता है कि इतना खाना बर्बाद होता है। आप उतना ही लेना जितना आप खा सकते हैं, आप वापस दोबारा भी ले सकते हैं उस खाने को, तो बेटर टेक ओनली दैट अमाउंट जितना आप एक बार में कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो वेस्ट हो ही जाता है। ठीक है, तो खाद्य अपशिष्ट को कम करें और एजुकेटेड बने, न्यूट्रिशन एजुकेटेड बने। कोशिश करें कि आपको बेसिक न्यूट्रिशन की जानकारी हो और अपनी बात रखें। कहीं बार आप किसी ऐसी जगह पे हैं तो आप अपनी बात ज़रूर रखें। किसी भी ऐसे फोरम में अगर आप हैं जहाँ पर आप अपनी क्वेश्चन कर सकते हैं फूड सेफ्टी के बारे में, फूड इन्फॉर्मेशन, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में, वहाँ पर अपनी बात ज़रूर रखें। तो हम अपनी अपनी तरफ से ये सब काम कर सकते हैं। अब थोड़ा बहुत मैं थोड़ा मतलब सबके बारे में बताऊंगी कि किसान इसमें क्या कर सकते हैं। एक छोटा किसान या जो खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है वो क्या क्या कर सकता है इसमें। वो सस्टेनेबल फार्मिंग की प्रैक्टिस कर सकता है। सस्टेनेबल क्या होता है? ऐसी फार्मिंग जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और जो आगे जाके हमारे मतलब जनरेशन जो आती हैं उनके लिए कोई नुकसान ना क्रिएट करे। मतलब एक तरह से एनवायरमेंट कंड्यूसिव फार्मिंग। एक होती है ना, आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, आपने इतने सारे पेस्टिसाइड यूज कर लिए, तो वो सस्टेनेबल फार्मिंग नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, हार्मफुल इफेक्ट है। अब आपने अगर बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज कर लिए, आपकी खेती तो बहुत अच्छी हो रही है, उत्पादन भी अच्छा हो गया, पर आप ये सोचिए उसका पेस्टिसाइड रेजिड्यू कितना वो चला गया उसके अंदर, और वो अल्टीमेटली जाके कंज्यूम होगा कहीं। और आजकल आपने देखा कैंसर के कितने सारे केसेस हैं। ये यही जो पेस्टिसाइडल रेजिड्यूज और केमिकल रेजिड्यूज होते हैं ना, ये हमारे शरीर में जाकर ट्रिगर करते हैं कार्सिनोजेनिक एक्टिविटीज को, मल्टीपल सेल फॉर्मेशन को, और यही आगे जाके क्या बनते हैं, कैंसर का कारण बनते हैं, कार्सिनोजेनिक बनते हैं। कार्सिनोजेंस जिनको हम कहते हैं, द कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेज या कैंसर प्रोड्यूसिंग जो भी वो है। बिल्कुल। तो ये हम देख रहे हैं कि पंजाब जो पूरी है वो कैंसर ट्रेन वहाँ चल रही है। ये हमारे काला ढूंगी के पास में कमोला धमोला एक गांव है जी, वहाँ पे केमिकल की फैक्ट्री है, तो अभी पिछले कुछ सालों से वहाँ पे कैंसर के पेशेंट बढ़ गए हैं। कैंसर के पेशेंट बढ़े थे, आप ये देख सकते हैं, धरती पे रिस रहा है वो केमिकल। हाँ, वो हर चीज में है। वो आप जो ग्राउंड वाटर कंज्यूम कर रहे हैं उसमें है, फिर उसी पानी से क्या है, पत्ते पेड़ पौधे उग रहे हैं, वो उसमें है, फिर आप उसमें खाना बना रहे हैं वो उसमें है, जो आप रोज ये लगा रहे हैं ना फेस पे क्रीम और ये सब, ये इसमें है। आप सोचिए कितना एब्जॉर्ब हमारी स्किन कर रही है, कितना हम उसे डायरेक्टली खा रहे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 20, 30, 40, 50 सालों में वो ट्रिगर करता है धीरे धीरे धीरे, एंड दैट बिकम्स अ कैंसर। और वो यही सब चीज़ें, आप पहले के लोगों को कहाँ होता था इतना कैंसर, आपने देखा, इलाज भी नहीं था तो इतना ज़्यादा होता भी नहीं था। आज देखिए, मुझे लगता है कि शायद कुछ तो कॉमन कैंसर्स हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर, माउथ कैंसर, ये कुछ कॉमन कैंसर्स हैं जो आपको दिखते होंगे, नॉर्मली भी दिखते हैं। तो ये सब मोस्ट ऑफ द जो वो है, वो केमिकल जो कंटेमिनेशन होता है ना, वो ट्रिगर करते हैं इसको, और उससे कार्सिनोजेनिक एक्टिविटीज होती है। तो सस्टेनेबल फार्मिंग अगर आप करेंगे, जिससे कि ना एनवायरनमेंट को नुकसान हो, ना आने वाली पीढ़ी को नुकसान हो, अब आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ बचाइए ना, ये तो ज़रूरी है। तो सस्टेनेबल फार्मिंग कर सकते हैं। फिर डाइवर्सिटी करनी चाहिए फसल उत्पादन में। किसान को हमेशा एक ही तरह की फसल नहीं उगाएं, वो मल्टीपल फसलें अगर उगाएं तो उससे क्या होता है, न्यूट्रिटिव जो वो होता है ना बैलेंस, वो बना रहता है, कंजम्पशन लेवल पे भी और प्रोडक्शन लेवल पे भी। और इससे क्या होता है, मिट्टी को भी फ़ायदा होता है। आपने देखा होगा रोटेशन करते हैं। फिर बहुत ज़्यादा कृषि जानकार तो मैं नहीं हूँ, पर इतना मुझे पता है कि रोटेशन करते हैं, कृषि जो खेती करते हैं, बिल्कुल। और फिर उसमें ऐसी चीज़ उगाते हैं जिससे उसका जो मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ती है, फिर नेक्स्ट फसल वो लगाते हैं। अब ज़्यादा आपका जानकारी इसमें कृषि वाले दे पाएंगे, पर ये सब चीज़ें भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर जो छोटे और जो घरेलू किसान होता है ना, उनको भी वो करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि वो लोग काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक छोटे से एरिया के न्यूट्रिशनल स्टेटस पे। कोई ऐसी सब्जी, कोई ऐसी दाल, कोई ऐसी फसल वो जो उग रही हो किसी पर्टिकुलर स्टेट में या किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो उसको अगर आप एनकरेज करेंगे तो वो जगह जगह जाके उसको मतलब पहुंचा सकते हैं। हो सकता है वो जो चीज़ वो उगा रहे हैं वो वहीं पर सीमित है, पर उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छा है, उसका प्रोडक्शन वो रेट अच्छा है। हो सकता है वो ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही हो, एक एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन उससे मिल रहा हो ना, तो उसको एनकरेज करना चाहिए। फिर उनको एडुकेट करना बहुत ज़रूरी है।
न्यूट्रिशनल और फूड उस पे साइंस के एरिया में किसानों को भी एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है कि आप ये फसल अगर उगा रहे हैं तो इससे किस तरह से न्यूट्रिशनल और उस पे लेवल पे फ़ायदा हो सकता है, किस तरह से प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी इसको आप अचीव कर सकते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम समुदाय में जाके छोटे बड़े सभी किसानों को इस तरह की शिक्षा दें कि जो एक अच्छा एक फूड और न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको हम अचीव कर सकें। ठीक है, अब इसमें एज एन एकेडमिशियन हम क्या कर सकते हैं? आपने देखा होगा एकेडमिशियन क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, नई नई रिसर्चेस कर रहे हैं। अब वो रिसर्च अगर यहीं पर होके एक अच्छा सा पेपर छप के हमें एक्लॉट्स मिल गए और वो हो गया, शाबाशियाँ मिल गई, ये वो नहीं है। जब तक वो जो आपने ढूंढा है या जो भी आपने चीज़ जानी है, जो भी अच्छी बुरी जो भी है, जब तक आपने उसको ना ग्राउंड लेवल पे ट्रांसफ़र नहीं किया तो किसी काम की नहीं है। उसका क्या फ़ायदा अगर वो जो आपने लैब में बैठ के ढूंढा वो किसान को पता ही नहीं है, वो तो उगाए जा रहा है या वो करे जा रहा है किसी काम को, पर उसको ये पता ही नहीं है कि इस रिसर्च में ये पता चला है और इससे मुझे ये फ़ायदा मिलेगा या ये नुकसान हो रहा है। तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। तो एज एन एकेडमिशियन हम ये कर सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी और जो नॉलेज ट्रांसफ़र है उसको सुगम बना सकते हैं, छोटे बड़े किसानों तक उसको पहुंचा सकते हैं। फिर जो वो होते हैं ना जो पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। एकेडमिशियंस की राय को काफ़ी मतलब वो है इम्पोर्टेंस दी जाती है। कई जो नीति निर्माण वो होते हैं उसमें जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना वो इन कई सारे एरियाज़ के होते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे एकेडमिशियंस जो होते हैं या जो इनके स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं उनको पता होता है कि कौन से खाद्य पदार्थ किस में इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा हो सकता है या कौन सा खाद्य पदार्थ जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स बढ़ा सकता है। तो वो जो नॉलेज है वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज एन एकेडमिशियन। तो एज एन एकेडमिशियन जो इस बार की थीम है उसमें हम इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर एज अ सिविल सोसाइटी आप क्या कर सकते हैं? एक आम जनता जो है जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट भी नहीं है, जो नॉर्मल मतलब एक आम जनसंख्या की सरकार कोई नीति बना रही है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं, हम खा रहे हैं और हम सामान ले रहे हैं। एक जनरल सिविलियन समाज क्या कर सकता है कि सबसे पहले तो अपने खान पान की आदतों को सुधार सकते हैं, वही फूड सेफ्टी और फूड लेबलिंग के बारे में जागरूक बन सकते हैं। फिर क्या है, एक लिंक जनरेट कर सकते हैं हम बीच का, मतलब एक क्या कहते हैं जो संवेदनशील ग्रुप है और एक किसी बड़े से जो नीति बना रहे हैं उनके बीच में हम एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, जिससे कि हम ये जो ट्रांसफ़र है इसको सुगम बना सकें। इसका काम हम कर सकते हैं। फिर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। एक सिविलियन जो है जिसके घर पे एक लेडी कोई काम कर रही हो या एक महिला जो नॉर्मल घर का काम कर रही है, उसको हम सशक्त करके भी इस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि घर के छोटे बड़े जो निर्णय होते हैं रसोई से ही रिलेटेड उसको आप महिला को दें, तो वो ज़्यादा अच्छे से शायद मैनेज कर पाएगी। आज भी आपने देखा होगा कि महिलाएं घर में किचन में काम करती हैं पर वहाँ के डिसीजन भी महिला के नहीं होते ना, किचन से रिलेटेड, जबकि वो एरिया उसका है, काम सिर्फ महिला कर रही है वहाँ पे और उसको साथ कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है, पर उससे जुड़े डिसीजन छोटे बड़े सारे, खाद्यान्न की खरीद से लेकर उसके कंजम्पशन से लेकर या वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन से लेकर या कोई नया सामान आने या वो करने से लेकर सारे डिसीजन क्या होंगे, पुरुषों के होंगे, वो पुरुष प्रधान, क्योंकि वो ब्रेड अर्नर है। तो ये सब यहाँ से शुरू करें कि सशक्त महिला को ऐसा नहीं करना है कि आपने उसको पंचायत के चुनाव में खड़ा कर देना या आपने उसको मतलब कोई बड़ी सी जंग के लिए भेजा, ये नहीं है, ये सशक्तिकरण नहीं है। सशक्तिकरण ना कई तरह से आ सकता है, मॉनिटरी बेनिफिट से आ सकता है, आप उसे आर्थिक रूप से सशक्त कर सकते हैं, आप उसे शिक्षित कर सकते हैं, आप उसे घर के निर्णयों में साझेदारी करवा सकते हैं ना, कुछ नहीं तो आप उसे घर की जो प्रॉब्लम्स है उसमें राय उसकी ले सकते हैं और उसकी राय मान सकते हैं। ठीक है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। तो वहीं पे एक महिला को लगने लगेगा कि वो सशक्त है, कि एटलीस्ट उसकी राय मायने रखती है, वो सिर्फ उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो वो फिर सशक्तिकरण क्या है। मैं आज भी देखती हूँ कई महिलाओं को ये लगता है कि अरे मैं तो सिर्फ खाना बनाती हूँ और घर का काम करती हूँ, मेरी राय कहीं मायने नहीं रखती। और ये फैक्ट भी है कि आज भी कई परिवार ऐसे हैं जहाँ महिलाओं की राय मायने नहीं रखती है। तो यहीं से सशक्त करें।
बाकी तो खाद्य और पोषण सुरक्षा और उसका सशक्तिकरण आ जाएगा। आप एक महिला को सशक्त करेंगे तो महिला अपने आप सब सशक्तिकरण कर लेगी। ठीक है, तो मैम समय की लिमिट तो जी खत्म हो बस चुकी है, लेकिन आपकी बातें इतनी अच्छी हैं कि न तो मेरा सवाल करने का मन कर रहा है और मन कर रहा है बस सुने जाएं आपको। बस एक छोटा सा वो कि जरूर गवर्नमेंट लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, जरूर क्योंकि मैम जरूर। अल्टीमेटली क्या करना है, जो भी है वो गवर्नमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट तो इसमें बहुत कुछ कर सकती है। इसमें एक बहुत अच्छी अप्रिशिएबल चीज़ है जो मतलब फूड एंड न्यूट्रिशन के फील्ड के होने से लेकर होने की वजह से मुझे खुद लगता है जो मिड डे मील गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है वो एक बहुत अच्छी पहल है। जो सरकारी स्कूलों में खाना मिलता है बच्चों को, एक समय का ही सही, पर बच्चे मैंने देखा बड़े चाव से, बड़े उत्साह से उस खाने को खाते हैं। तो वो भी एक अच्छा न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी का माध्यम है। फिर आंगनबाड़ी वगैरह में जो राशन मिलता है वो एक अच्छी पहल है। एक अच्छी गवर्नेंस जो है गवर्नमेंट की, उससे काफ़ी कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट नीतियां तो बनाए, वो तो सरकार का काम है, पर वो नीतियों को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाए। आज भी आप देखेंगे कि जो धरातल पे सबसे छोटे तबके के लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए योजना कोई चल भी रही है। तो वहाँ के जो ब्रिज है ना, जो लोकल एरिया के लीडर्स या जो चयनित लोग होते हैं ना, प्रधान होते हैं या ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जो भी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनको समझाएं, उनको मदद करें, चाहे वो टेक्नोलॉजी के लेवल पे हो, चाहे वो शिक्षा के लेवल पे हो, चाहे वो उनकी पहुंच के लेवल हो। ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। फिर डाइटरी गाइडलाइंस नेशनल, हर जो कंट्री है उनकी एक डाइटरी गाइडलाइंस होती है, हमारी भी है। अच्छा। हमारा जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में, वो इसको बनाता है ICMR के सहयोग से। उसकी पूरी ये बुकलेट है जो वेबसाइट पे है, आप उसको पढ़ें। जो मतलब इतने टेक सेवी हैं जो कर सकते हैं वो पढ़ें और जन जन तक इस बातों को पहुंचाएं, अपने देश की डाइटरी गाइडलाइंस को जानें, क्योंकि वो जो डाइटरी गाइडलाइंस होती है ना, वो एक बड़ी रिसर्च, ऑल इंडिया लेवल पे रिसर्च के बाद वो डाइटरी गाइडलाइन जन समूहों के लिए बनती हैं। और आज भी मैं देखा कई लोगों को उनकी नॉलेज ही नहीं है, तो वो डाइटरी गाइडलाइन हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप उसे प्लीज़ पढ़ें, आप भी पढ़ें। मैं चाहती हूँ कि आप इस रेडियो के जरिए उसको बताएं। वही इस बहुत बड़ी कार्यक्रम के बाद बुकलेट है, उसकी सीरीज चलाएंगे। जी बिल्कुल तो छोटे छोटे एक एक दो दो मिनट की अब बातचीत उसमें में रिसेंटली कुछ चेंज भी किए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ना आजकल लोगों के डाइटरी हैबिट्स चेंज हो गई हैं। बिल्कुल जो काफी अर्बन बदलाव कंट्रीज आए है हैं। उसमें मोटापा बढ़ गया है, जो वैसे कंट्रीज है उसमें भी थोड़ी बहुत स्थिति अब ठीक हो गई है। तो कुछ कुछ गाइडलाइंस ना चेंज हो गई हैं जी जी आजकल। जी जी। तो आप हमारे श्रोताओं के लिए, शिक्षार्थियों के लिए आप उस गाइडलाइन को पढ़ के जी हमारे डेफिनेटली छोटे छोटे कैप्सूल में जो है बातचीत में बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी कि जो दिशा निर्देश हैं, खादी के दिशा निर्देश हम जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे लिए ही बने हैं और वो एक आम मतलब जनरल पॉपुलेशन के लिए बने हैं, भारतीय जनरल पॉपुलेशन की, उनकी खाद्य आदतों के अनुसार, क्योंकि हमारी खाद्य आदतें ना हर कंट्री की अलग अलग होती हैं। हर कंट्री का खाने का ढंग और खाने की चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो ऑब्वियसली उनका पोषण भी अलग अलग होता है। हमारी कुकिंग हैबिट्स अलग हैं, कई जगह होता है मिनिमम कुकिंग होती है, हमारे वहाँ खाने को खूब पका पका के खाते हैं, तो क्या उससे हानि होती है पोषण की, क्या उससे मिलता है, ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि डाइटरी गाइडलाइन को जन जन तक पहुंचा के उनको बताए कि आपने क्या खाना है, किस तरह से खाना है, जिससे कि आपका पोषण स्तर और खाद्य स्तर में सुधार हो सके। एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट जो हैं जो एसोसिएटेड लोग हैं उनका मिलकर काम करना ज़रूरी है, सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए। बस यही कुछ चीज़ें बातें थी जो मैं इस खाद्य दिवस के उपलक्ष्य पे आपको बताना चाह रही थी। जी तो मैम बहुत 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 शुक्रिया आपका, इतनी कीमती, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई और बहुत विस्तार के साथ। तो मुझे लग रहा है ये तमाम एकेडमिशियन जो इसको सुनेंगे उनके लिए भी बहुत जरूरी वार्ता है, सभी के लिए जरूरी है। तो बहुत शुक्रिया आपका मैम इतना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहने के लिए। तो अपनी रेडियो द घड़ी सुनीता के साथ प्रीति मैम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।